हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग देख रहे थे पॉलिटी का यूपीएससी पीवाईक्यू। और इसमें हम लोग बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से ये सारे चीज़ें देख रहे थे कि किस प्रकार से सवाल यूपीएससी में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। यह बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से यह सीरीज को बनाया गया है ताकि आपको उस क्वेश्चन से का पढ़ने के बाद आपको उसका इन्फॉर्मेशन और सारे चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा। तो इसको ध्यान से देखें और कई बार इसको वीडियो को देखें, फिर उसको पीडीएफ मेरा टेलीग्राम पर रहेगा, तो उस टेलीग्राम से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप खुद स्वयं भी आप इसको अभ्यास कर सकते हैं कि हाँ, इसका आंसर क्या है। क्योंकि यूपीएससी में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी का पीवाईक्यू ज़रूरी है। और यह स्टेट पीसीएस में भी डायरेक्टली सवाल इससे पूछ लेते हैं यूपीएससी के सवाल से। तो चलिए देखते हैं। हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए थे इसमें, तो छठा क्वेश्चन से वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि किसी प्रकार के अगर सुधार की ज़रूरत है तो उस पर कमेंट करें ताकि मैं और उसमें सुधार करूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। कह रहा है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? यह 2021 में सवाल पूछी गई है। यानी 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक स्थिति क्या था? वास्तविक संवैधानिक। क्या यह लोकतंत्रात्मक गणराज्य था? बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो यह ऑप्शन है। आप लोग इसको प्रस्तावना में पढ़े होंगे, प्रियम्बल में, और उसी का ये सवाल है प्रस्तावना से ही कि किस प्रकार से हमारा वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी 26 जनवरी 1950 को। तो क्या था इसमें? सही आंसर इसका होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना। 1950 की बात कर रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, यह बी उत्तर सही इसका है। सॉल्यूशन क्या है? जब भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? यह 26 नवंबर 1950 को यह अंगीकृत किया गया था। और प्रभावी कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को। और इसी समय हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, है ना। तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं क्योंकि यह पूर्ण रूप से प्रभावी 26 जनवरी को हुई थी। तब प्रियम्बल की क्या स्थिति थी कि यह सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी ये। इसमें अगर देखेंगे क्यों इससे सवाल पूछा गया है, क्योंकि शब्द समूह जो है ये सोशलिस्ट और सेकुलर कब जोड़े गए? यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और तब ये शब्द नहीं था उसके हिस्सा। ठीक है, तो इसी सवाल है। बहुत सिंपल सवाल भी पूछ लेता है कभी कभी। इसके अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं कि 26 जनवरी को ही संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया। वो उसका कारण था कि 26 जनवरी 1929 को स्वतंत्रता संग्राम में यह पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई थी। 26 जनवरी 1930 का। तो यह हिस्टोरिकल पार्ट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्यों 26 जनवरी को चुना गया था। इसलिए संविधान लागू करने के लिए तिथि प्रतीकात्मक बनी। प्रियम्बल का महत्व ये इसका देख लेंगे कि क्या क्या है इसमें। प्रियम्बल में जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है। इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रियम्बल को। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो यह आर्टिकल 32 है। ठीक है, इसमें केशव भारती ने कहा था कि प्रियम्बल संविधान का भाग है ना। उसे संशोधित किया जा सकता है। जब भाग रहेगा तभी तो संशोधित होगी। तो यह संशोधन करने के लिए भाग होना जरूरी है। इससे पहले इसको संविधान का भाग नहीं माना जाता था और मूल संरचना में बदला नहीं जा सकता इसका। संप्रभु का मतलब क्या होता है? बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। बाहरी नियंत्रण किसी भी प्रकार नहीं, आप स्वयं डिसीजन ले सकते हैं। स्वतंत्र विदेश नीति होगी और आंतरिक संप्रभुता पर आपकी पूर्ण रूप से कंट्रोल रहेगा। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक का मतलब सरकार का स्रोत है ये,
है ना, किस प्रकार से सरकार यहाँ बनाए जाएंगे, गठन किस प्रकार होगा, लोग होगा, यहाँ के लोगों के द्वारा चुना जाएगा, है ना। तो इस प्रकार है। गणराज्य का मतलब क्या होता है, राज प्रमुख जो हैं यानी राष्ट्रपति वो वंशानुगत नहीं होंगे, यानी कि ये नहीं कि जो राष्ट्रपति है उसी का बच्चा उसी का द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ऐसा नहीं है, जो कि यूके में मिलता है। तो यह निर्वाचित होगा, और कैसा निर्वाचन, इनडायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट निर्वाचन नहीं होता है। 42वां संशोधन क्या था कि यह प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेकुलर ये जोड़ा गया था, है ना। ये टिप किस प्रकार से ये याद रखने का ये तरीका दिया गया, तो ये सब देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान के भाग 4 यानी डीपीएसपी के अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कथन पर विचार कर रहे हैं। 2020 का सवाल है ये। पहला है, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे। कह रहा है कि यह न्यायालय के द्वारा यह क्या लागू कराया जा सकता है, वह किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। इस भाग में अधिकृत सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो अब इसमें देखना है कि कौन सा कूट सही है। अगर ये होगा सही तो ये नहीं होगा, है ना। तो इस भाग में अधिकृत सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, इसी तीनों में मिल जाएगा। अगर नहीं जानकारी होते हुए भी आप निकाल सकते हैं। अगर इसको परिवर्तनीय मान लेते हैं तो कानून बनाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी सिर्फ एक सही होगा। और अगर परिवर्तनीय नहीं है तब कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, कानून बना करके इसको प्रभावित किया जाएगा। तो इसका अगर इस तरीके से देखेंगे तो कूट जो है वो 2 और 3 सही होगा, है ना। और ये संविधान ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, और ये कानून बना करके इसको लागू किया जाता है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, डिटेल सॉल्यूशन। आर्टिकल 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 37 में यह कहा गया है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा, यानी कथन 2 सही है। उसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि यह सिद्धांत राज्य के शासन में यह मौलिक यानी फंडामेंटल है। शासन, राज्य को शासन करने के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। राज्य को कानून बनाते समय इसे इन्हें लागू करना चाहिए, डीपीएसपी में जो दिए गए हैं उसको। इसलिए कथन 3 भी सही है, तो 2 और 3 सही है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे, यह जो कहाँ से कहाँ मिलता है, यह पार्ट 4 का पार्ट है। पार्ट 4 में मिलेगा डीपीएसपी, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक अवेलेबल है। ये 36 से लेकर 51 तक है, याद रखेगा, ये भी पूछता है। ये इसका नेचर क्या है, नॉन जस्टिसिएबल, यानी न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह राज्य के लिए मार्गदर्शक का काम करता है, जो आर्टिकल 37 में दिया गया है। कुछ उदाहरण देखें इसका। आर्टिकल 38 में क्या है, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने के का प्रावधान आर्टिकल 30 में किया गया है। आर्टिकल 39B(C) में क्या है, संसाधनों का समान वितरण, यानी जो रिसोर्सेस है उसको इक्विटेबल सभी लोगों में बांटने का, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। और C में क्या है, धन और संपत्ति के केंद्रित होने को रोकना है। दोनों एक दूसरे से, सभी में अगर बांटेंगे तो धन एक के हाथ में केंद्रित नहीं होगा। आर्टिकल 41 क्या है, सार्वजनिक सहायता के द्वारा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। 44 में यूसीसी की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 48A में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो यह आर्टिकल सारे ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब न्यायालय द्वारा क्या क्या इसकी व्याख्या की गई है, जरा देखिए इसको। चंपाकम दुराराजन में सुप्रीम कोर्ट कहा था कि यह फंडामेंटल राइट्स का पालन सर्वोपरि है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की बात जब आई तो ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो का पालन करना सर्वोपरि है। बाद में मामलों को और संवैधानिक व्याख्याओं ने एफआर और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया गया। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट अकेले कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर जो फूड सिक्योरिटी और अन्य तरीके के पर्यावरण ये सब संबंधित जो है वो अगर
राइट टू लाइफ दिया गया है आपको, राइट टू लाइफ, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ये सब जो प्रावधान किए गए हैं ये वो फंडामेंटल राइट में है। और सुरक्षित जो है आप इन्वायरमेंट को रखेंगे, सभी को भोजन पहुंचाएंगे, ये कहाँ दिया गया है? डीपीएसपी में। तो दोनों को जब तक के एक संतुलन बना करके नहीं चलेगा तो फंडामेंटल राइट अकेले कुछ नहीं कर सकता है। तो ये संतुलन बनाने पर ध्यान दिया गया, जोर दिया गया। इसमें क्या था? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 और मिनर्वा मिल्स यूनियन ऑफ इंडिया 1980। टिप्पणी किया गया इस पे, दोनों संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं और दोनों में संतुलन की आवश्यकता है। और डीपीएसपी मालूम है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है ना, वह इंटरप्रिटेशन का भाग है। कानूनी कार्रवाई क्या और व्यवहारिक प्रभाव क्या है? कई डीपीएसपी के लक्ष्यों को साधने के लिए संसद ने कानून बनाए हैं, जैसे शिक्षा के लिए श्रम से जुड़े कानून बनाया गया है, सामाजिक सुरक्षा योजना लाए जाते हैं और चल भी रहे हैं। कुछ डीपीएसपी बाद में फंडामेंटल राइट में भी बदल दिया गया। एग्जाम्पल क्या है? राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, अमेंडमेंट 86 है ना, 86वां संशोधन के द्वारा यह आर्टिकल 21 जो है वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो इस प्रकार से यह धारा को देख लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका अगर एक प्रकार से देखेंगे डीपीएसपी का क्या मतलब हुआ? नॉन जस्टिसेबल बट डायरेक्टिव फॉर स्टेट, है ना, यानी कि स्टेट को, राज्य को या डायरेक्शन दिया जाता है, दिशा निर्देश दिया जाता है कि आपको कैसे काम करने हैं, किसके हित में काम करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के संदर्भ में पहला है, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। यानी सेंट्रल कोई भी रूल आता है, कानून आता, लॉ आता है, को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं है, यानी उच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। दूसरा है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। तो दोनों को देखिए ध्यान से, क्या ये सही है? क्या उच्च न्यायालय जो वो है कि अगर सेंटर द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है तो क्या संवैधानिक रूप से अवैध घोषित किया जा सकता है? और दूसरा है कि भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर, किसी भी संशोधन का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। लगता है ऐसा दोनों की, ये दोनों स्टेटमेंट सही है? तो इसको बनाने की कोशिश करें, ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय के लिए प्रावधान किया गया है। वे कोई भी राइट्स का उल्लंघन अगर करता है तो रीट जारी करती है कौन? हाई कोर्ट। और ये हाई कोर्ट रीट जारी करती है और उसके द्वारा कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है। उदाहरण, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2009 की ये केस है, जिसमें आर्टिकल 377 जो केंद्रीय विधि था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कथन एक है वो गलत साबित होता है। दूसरा क्यों गलत साबित है? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की बात आता है, तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और टाइम टू टाइम ये अवैध घोषणा, अवैध करार दिया गया है। कई आप देखेंगे इसमें, जैसे कि गोलकनाथ 1967 में ही मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती हैं, है ना, जो बाद में केशव नंदन ने विचार बदलते हुए कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी कि क्या है इसमें संशोधन करने की आपकी सीमा। ये आपको मालूम ही है कि बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन को केशवानंद भारती केस में निकल करके आया था, मिनर्वा मिल केस में, और IR कोलियो स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में भी स्पष्ट किया गया कि पार्लियामेंट किसी संशोधन के द्वारा जुडिशियल रिव्यू को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता है। 9th शेड्यूल के माध्यम से भी असीमित सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। 9th शेड्यूल में ऐसा नहीं है कि 9th शेड्यूल में अगर रख दिया जाए तो वो उस पर रिव्यू नहीं होगा, बिल्कुल होगा जुडिशियल रिव्यू। अब ऐसा नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 32 में क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट अगर आपका उल्लंघन हो रहा हो तो उससे सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है।
आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। ना केवल फंडामेंटल राइट बल्कि अदर राइट्स भी अगर आपके उल्लंघन कर रहे हैं तब हाई कोर्ट जाना होगा। आर्टिकल 32 से बड़ा है आर्टिकल 226, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 32 में सिर्फ फंडामेंटल राइट उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और अदर्स राइट भी आपके उल्लंघन होते हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इससे बड़ा ये प्रावधान है। हाई कोर्ट की सीमा तय कर दी गई है कि टेरिटोरियल क्या है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब कि जिस स्टेट में हाई कोर्ट है उसके अंदर में कोई किसी प्रकार के हुआ हो तो उस पर वो कार्रवाई कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे क्या है, ये है आर्टिकल 368 यानी 368 के द्वारा ये हम संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को जो मूल तत्व है उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। 9 शेड्यूल क्या था, 9 शेड्यूल जो है वो जोड़े गए थे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, है ना। और ये IR कोलियो में सुप्रीम कोर्ट कहा था कि 9 शेड्यूल में जो भी कानून ऐड होंगे यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए भी बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध होने पर संवैधानिक रूप से असंवैधानिक ठहराए जा सकते हैं। यानी ये डेडलाइन क्या है, 24 अप्रैल के बाद अगर कुछ उसमें ऐड किया जाता है तो वो जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। उससे पहले का यह एक तरह से इम्यून कर दिया गया, उस पर रोक लगा दिया गया कि उस पर किसी प्रकार का कोई केस लेकर के नहीं आ जाए। तो इसलिए 24 अप्रैल 1973 से पहले पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। कब होगा, 24 अप्रैल 1973 के बाद से। तो ये था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसदीय व्यवस्था, है ना, बहुत ये आपको इंटरप्रिटेशन का है कि संसदीय व्यवस्था किसको कहते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार क्या होती है, 2020 का सवाल है UPSC का। क्या इस संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, क्या ये सही है। बी है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तीसरा, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसी में उत्तर सारे मिल जाएगा। पहला कर रहा है, आप बनाने की कोशिश करें, इस पर थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं। हाँ, तो देखिए क्या है कि संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। तो ऐसा संभव है क्या, सरकार संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होती है क्या। यानी कि अगर ये कहें कि अभी जो सरकार है BJP, कांग्रेस और ये सब सभी मिल करके सरकार बनाए हैं, प्रतिनिधित्व किए हैं, ऐसा तो नहीं है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही प्रतीत होता है। क्यों कि संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अभी कुछ भी अगर सरकार कुछ घटना होती है, चाहे पहलगांव वाला ही देखें या कोई भी घटना ऐसी होती है तो उसको जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में। और अगर सरकार सही तरीके से नहीं चल रही है तो क्या लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जाती है और सरकार को इसके द्वारा हटाई जा सकती है। तीसरा क्यों गलत हो सकता है, देखिए सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, यहाँ तक ठीक। सरकार जो है ना वो सरकार नहीं लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या चुनते हैं, MP और MLA जो चुनते हैं, ना कि सरकार चुनते हैं। सरकार आपस में जो मेजोरिटी पार्टी लाती है वही सरकार बनाती है। तो सरकार डायरेक्ट तो हम लोग चुनते नहीं है, तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि पूर्ण रूप से नहीं हटाई जा सकती। तो ऐसा नहीं है, क्यों नहीं हटाई जा सकती है, गलत काम होगा तो बिल्कुल हटाई जा सकती है। तो इसका सही उत्तर अगर देखेंगे तो उत्तर बी होगा करेक्ट आंसर। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, आंसर बी होगा। इसके देखें क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव जो होते हैं संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर उत्तरदायी नहीं रखा जाएगा तो ये मनमाने ढंग से काम करते रहेंगे, फिर पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, यानी मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि लोकसभा में यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इस कारण संसदीय प्रणाली में सरकार को संसद कभी भी हटा सकती है नो कॉन्फिडेंस के द्वारा। अन्य विकल्प क्यों गलत है? जैसा कि मैंने ये बताया, ये सब देख सकते हैं। संसद के सभी दलों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, जनता सीधे सरकार को नहीं हटाती, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वही संसद में सरकार को हटाने का अधिकार रखते हैं। संसदीय प्रणाली में सरकार को निर्धारित अवधि 5 वर्ष से पहले हटाया जा सकता है और इसका उदाहरण कई बार देखने को मिला है। संवैधानिक प्रावधान क्या है इसमें? 74(1) में क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद जो है वह राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बनाई जाती है। 75(1) में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्ति मिलती है, नियुक्त किया जाता है। किस लिए? यह इसके नेतृत्व में मंत्रिपरिषद जो है वह राष्ट्रपति को सलाह दे सके। अनुच्छेद 75(3) में क्या है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से समान प्रावधान राज्यों के लिए किया गया है 164(2) में। इसका विशेषता क्या है? संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध बना रहे, फ्यूजन ऑफ पावर्स, ऐसा ना हो कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाए। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन द्वारा सरकार को हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री क्या कहलाता है? फर्स्ट अमंग इक्वल्स, यानी सभी लोग संसद है, मंत्रिपरिषद में सभी लोग इक्वल हैं, लेकिन उसमें फर्स्ट अमंग इक्वल मतलब कि पहला व्यक्ति हो जाते हैं सभी लोग बराबर में से, तो प्रधानमंत्री को यह कहा जाता है। इसका लाभ क्या मिलता है? लाभ ये है, सरकार की जनता और संसद के प्रति जवाबदेही होती है, नीतियों में लचीलापन रहता है, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता रहता है। हानियाँ क्या है? गठबंधन सरकारों में अस्थिरता होती है, इनस्टेबिलिटी। दलगत राजनीति का प्रभाव पड़ता है। अगर जैसे सरकार जो है गठबंधन का बन गया तो जो गठबंधन की बात को भी मानना पड़ता है और विधायिका पर कार्यपालिका का वर्चस्व होता है। उदाहरण देखने को मिलेगा कहाँ कहाँ? यह भारत में है, ब्रिटेन में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। और राष्ट्रपति प्रणाली कहाँ है? अमेरिका में है, ब्राज़ील में है। संसदीय प्रणाली भारत, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है और राष्ट्रपति प्रणाली जो है अमेरिका और ब्राज़ील में है, और भी अन्य देश में है, यह मुख्य रूप से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? यानी कल्याणकारी राज्य, जिसे कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है, किसमें प्रावधान किया गया है? बहुत ही सिंपल है, 2020 में पूछा गया है। क्या यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, मूल अधिकार में है, उद्देशिका में है, 7वीं अनुसूची में है? इसको बनाने की कोशिश करें आप लोग। मुझे संभव है कि आप लोग इसको सही भी बनाएंगे, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की जो चर्चा किया गया है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है, तो यही उसका उत्तर सही है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका जो डीपीएसपी है पार्ट 4 में चर्चा की गई है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, है ना। इसको कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट को के रूप में स्थापित किया गया है। इसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। इसका उदाहरण है आर्टिकल 38, इससे पहले भी देखे थे, राज्य का वेतन लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। 39B और C में संसाधनों का समान वितरण, धन केंद्रण नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 41 सार्वजनिक सहायता यानी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जाए। आर्टिकल 42 में न्याय संगत और मानवीय कामकाजी परिस्थितियां तैयार करना। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों का प्रावधान संवर्धन के लिए व्यवस्था है। आर्टिकल 47 में पोषण मानक जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए दिया गया है।
इस प्रकार से यह कल्याणकारी राज्य का आदर्श रूप में मिलता है। इसका और जानकारी देखें। इतना पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको बुक्स में बार बार जा कर के देखने की आवश्यकता पड़ेगी। PYQ का एक खासियत ये होता है कि अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो आपको यह पूरी तरीके से लगभग कवर हो जाता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, है ना, और कमेंट करें कि कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है तो ख़राब भी बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। DPSP की प्रकृति क्या है, तो यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जो पहले देख चुके हैं। उद्देशिका क्या है, प्रियम्बल में क्या दिया गया है, प्रियम्बल जो है जस्टिस, कैसा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल न्याय तो आपको फंडामेंटल राइट में मिल जाएगा, सोशल और इकोनॉमिक जो है वो DPSP में मिलेगा। तो प्रियम्बल के ही विस्तारण एक रूप से देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या रहा है, तो ये कई बार है जो वह बात की गई है। और केशवानंद भारती में मिनर्वा मिल केस में यह ईयर भी ध्यान रखेंगे कि केशवानंदा जो है 1973 का केस था, मिनर्वा मिल 1980 का केस था। फंडामेंटल राइट और इसके बीच में संतुलन बनाने की बात की गई है। DPSP क्या है, तो DPSP का उद्देश्य जो होता है ना, वो संसद और राज्य विधानसभा कानून बनाने के लिए किया गया है। बहुत प्रकार की योजनाएं, ये सब सारी योजनाएं लाई गई है। ये इससे पहले भी देखें कि जो आर्टिकल 21A है, जो राइट टू एजुकेशन की बात की है, और 86वां संशोधन 2002 में किया गया, फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया। अगर इसको याद रखने का तरीका ये है कि DPSP का मतलब होगा वेलफेयर ब्लू प्रिंट, वेलफेयर ब्लू प्रिंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। दोनों के बीच में एक समान रूप से आइडियोलॉजी है, मिलता है, वह क्या है। 2020 का सवाल है यह। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, वर्ग संघर्ष B, तीसरा है निजी संपत्ति की समाप्ति, D है आर्थिक नियतिवाद। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करें कि क्या है इसका सही उत्तर। तो अगर देखेंगे ध्यान से, गांधीवाद और मार्क्सवाद को जब पढ़ेंगे तो दोनों का एक फ्यूजन मिलेगा। कॉमन क्या मिलता है कि दोनों इस बात पर जोर डालते हैं कि अंतिम लक्ष्य जो होगा वह राज्य विहीन समाज होना चाहिए, यानी कोई भी राज्य नहीं हो, यानी कि सरकार उस प्रकार से सेंट्रलाइज नहीं हो, राज्य नहीं हो। स्वराज की बात करते हैं यह राज्य स्टेट की बात नहीं करते हैं दोनों, यानी स्टेट को इन लोग सही नहीं मानते हैं। एक स्टेट जो है वह शोषण का तंत्र है, शोषण किया जाता है स्टेट के द्वारा, दोनों का मानना है। दोनों को प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का जो है वह है कि स्टेट नहीं हो, राज्य विहीन समाज हो। तो यह ध्यान रखिएगा, ऑप्शन A सही है इसका। गांधीवाद है ना, गांधीवाद क्या कहता है, आदर्श जो है इनका ग्राम स्वराज और सर्वोदय पर इनका फोकस रहता है। ऐसा समाज था जहां शक्ति का केंद्रीकरण न हो, गांव आधारित स्वशासन हो, और उस परिस्थिति में राजकीय दमन, भोजन, केंद्रीय सत्ता का स्वरूप बहुत ही सीमित या नगण्य रह जाए। यह एक प्रकार का राज्य विहीन स्टेटलेस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। गांधी राज्य के तात्विक और अधिनायकत्व के विरुद्ध थे। वे आधुनिक और औद्योगिक राज्य के केंद्रीकृत और व्यापक नियंत्रण को नापसंद करते थे, और न्यूनतम राज्य, यानी राज्य कितना हो, न्यूनतम मतलब ग्राम स्तर पर हो, और स्थानीय आत्म शासन पर विचार रखते थे। यह गांधी जी का विचार था। और मार्क्सवाद का क्या था, कार्ल मार्क्स का क्या सिद्धांत था, या कम्युनिज्म का जन्म दिया। एक वर्ग विहीन, कोई भी क्लास नहीं हो कि यह हायर क्लास, लोअर क्लास, ऐसा कोई भी क्लास नहीं हो। साझा स्वामित्व पर अधिक आधारित हो, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उस पर सभी का अधिकार हो समान रूप से, किसी का एक नहीं कह सकता है कि यह मेरा है। तो यह धीरे धीरे यह क्या हो जाएगा, राज्य धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
और अंततः राज्य का लोप हो जाएगा और ये ही जो है राज्यविहीन समाज बनाएगा। तो यह कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था, है ना। तो इस प्रकार से राज्यविहीन को देखने को मिलता है। अन्य विकल्प क्यों गलत है? वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष जो आप देखेंगे कि यह मार्क्सवाद का सिद्धांत था, गांधी जी का नहीं, है ना, गांधी जी का नहीं था। निजी संपत्ति की समाप्ति। मार्क्सवाद निजी संपत्ति के अंतिम चरण का पक्षधर थे, यानी निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए ऐसा कहना था कार्ल मार्क्स का। गांधी जी ने निजी संपत्ति की पूर्ण समाप्ति नहीं की है। ये नहीं कहें गांधी जी कि आप संपत्ति आपके पास नहीं हो, ऐसा उनका नहीं है। इनका था कि ट्रस्टीशिप पे फोकस था इनका, कि अगर कुछ उत्थान करना हो तो ट्रस्टीशिप के द्वारा आप समाज को विकास कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। आर्थिक नियतिवाद क्या है? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। यह मुख्य रूप से मार्क्सवादी विचारधारा का भाग है ना। यह इकोनॉमिक रूप यही कि आप कितना संपत्ति हो, किस प्रकार से हो, इस सब के बारे में आपको कार्ल मार्क्स के दर्शन में मिलता है। अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। गांधीवादी जो मुख्य बिंदु है वो किस पे रहते हैं गांधी जी? अहिंसा, सत्याग्रह, ग्राम स्वराज, स्वावलंबन यानी सेल्फ सफिशिएंसी, ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप क्या है? व्यक्तिगत संपत्ति की पूरी समाप्ति नहीं, यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हो पर उसे समाज हित में उपयोग करने की बात की गई है ना। यह कहाँ मिलता है देखने को? हिंद स्वराज उनका पुस्तक है, तो उसी में ये बात किए हैं। मार्क्सवाद का मुख्य बिंदु क्या था? कि यह एक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व हो, यानी सभी उसका मालिक हों। प्रथम पर वैध माध्यम डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट के बाद राज्य को मुरझाना और अंततः वर्गहीन विहीन समाज का बनाना, यह उनका ग्रंथ था, बुक था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। यह दोनों बुक को दिमाग में याद कर लीजिएगा, यह आते रहता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल जो बुक है वह कार्ल मार्क्स का है। महत्वपूर्ण अंतर साम्राज्य अगर करके देखें तो ये क्या है? सिमिलरिटी दोनों में, तो अंतिम रूप से यह राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। विधि क्या है गांधी जी का? अहिंसक तरीके से बात करते हैं। यह नैतिक रूपांतरण, ग्राम आधारित पुनर्रचना। मार्क्स किस बात की जोर डालते हैं? तो वर्ग संघर्ष हो, क्रांतिकारी रूपांतरण हो, यानी एक संघर्ष हो जिसके द्वारा यह समाज जो है वह राज्य विहीन बनेगा। निजी संपत्ति पर दृष्टि क्या है? ट्रस्टीशिप की बात करते हैं गांधी जी, और कार्ल मार्क्स जो है ना वो सामूहिक और सार्वजनिक स्वामित्व की बात करते हैं। तो इस तरीके से गांधीवाद और मार्क्सवाद को भी आप डिटेल में थोड़ा जान लिए। तो यहाँ यह आज का वीडियो समाप्त होता है। अब आप लोग यह कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, समझ में आया या नहीं आया। समझ में आया तो आप यस लिखें, नहीं समझ में आया और या कुछ सुधार की ज़रूरत है, एडिशन की ज़रूरत है, तो आप उसको भी कमेंट करें। और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हों तो उसको सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगता हो तो फर्दर इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार से हम लोग पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का बारी बारी से PYQ UPSC का कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।